ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? लास्ट टाइम हम देखे थे रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या देखे थे? सो पी नॉट पी ए जो है, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका आता था? एक्स ए का, एंड पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका आ जाता था? एक्स बी का। तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन हमने लिया था पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी इक्वल टू, और यहाँ पे इससे आ जाता है पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाले थे? सो एक्स ए और एक्स बी की जो वैल्यूज होती है वो हमेशा क्या होती है? लेस देन 1। एक्स ए भी लेस देन 1 होता है और एक्स बी भी क्यों होता है? क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू 1 होता है। किसके लिए? बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला? तो जो यहाँ पे पी ए आ रहा है, पी ए क्या है? फाइनल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या है? इनिशियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। तो इनिशियल वेपर प्रेशर से फाइनल वेपर प्रेशर की वैल्यूज क्या आ रहा है? हमेशा लेस आएगा, वैल्यू लेसर वैल्यू जाएगा। और यहाँ पे क्या है? यहाँ से जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला? सो फाइनल वेपर प्रेशर जो होता है किसका? सॉल्यूट का, उसकी वैल्यूज फाइनल इनिशियल वेपर प्रेशर यानी कि प्योर वेपर प्रेशर। इनिशियल का मतलब क्या हो जाएगा? प्योर दिया हुआ है, ये प्योर वीपी दिया हुआ है किसका? सॉल्वेंट का, और ये प्योर वीपी किसका दिया हुआ है? सॉल्यूट का। इससे वैल्यू जिसकी क्या होती है? कम आ रही है। अब प्रॉब्लम से ये ऐसा हो क्यों रहा है? जब इसका हम प्योर फॉर्म ले रहे हैं तो पी नॉट ए आ रहा है, जैसे ही इसमें कोई हमने वोलेटाइल या एज वेल एज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड ऑन किया तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है। जब भी वेपर प्रेशर डिक्रीज ही होगा, ऑलवेज डिक्रीज होगा। वो क्यों डिक्रीज होता है उसकी वैल्यूज को अभी हम देखते हैं। तो जैसे मान के चलो हमने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में हमने एक लिक्विड रखा हुआ है, और ये लिक्विड जो है वो प्योर सॉल्वेंट है हमारा, प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ? एक्स ए की वैल्यू क्या है? 1 है। एक्स बी यहाँ पे क्या है? 0 है। अब इस पे जब तुम हीट दे रहे हो, तो वेपर प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है, तो वो जो वेपर प्रेशर क्रिएट किसके द्वारा हो जा रहा है? सॉल्वेंट की वजह से। वो सॉल्वेंट के द्वारा जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो ऊपर जो सरफेस एरिया कवर कर रहा है, इसके ऊपर सरफेस एरिया जो कवर कर रहा है, इस सरफेस एरिया जो है वो सारा एरिया को, सरफेस एरिया को ऑक्यूपाइड कौन कर रहा है? सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। सॉल्वेंट के ऑल सरफेस एरिया आर ऑक्यूपाइड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज। जैसे ही यहाँ हमने सॉल्वेंट को हीट दिया, तो हीट देने के बाद क्या हुआ? सारा सरफेस एरिया कवर्ड कौन करवा रहा है? ऊपर वाला लेयर को सारे सरफेस एरिया कवर्ड कौन कर रहा है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। लेकिन जैसे ही इसमें कोई वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होने की वजह से क्या हो रहा है? अब जो ये सरफेस एरिया है, जो वेपर फेज में सॉल्वेंट गया, तो वो जो सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल रोल किसका होगा? सॉलिड पार्टिकल्स का भी। समझ में आ रहा है ना? तो अभी मान के चलो 20 पार्टिकल्स सॉल्वेंट के निकल रहे हैं, 20 पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है स्कैप हो रहा है पर सेकेंड। सपोज सो 1 सेकेंड में अभी प्योर फॉर्म में क्या हो रहा था? 20 पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो रहा था? सरफेस से स्कैप हो रहा था। लेकिन जैसे ही इसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड या वोलेटाइल सॉलिड ऐड किए, अब जैसे इसमें हम क्या कर रहे थे, अभी ये एक्स इक्वल टू 1 की स्थिति में है। अब इसमें क्या किया हमने? ऐड ऑन किया किसको? वोलेटाइल सॉलिड को। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट स्कैप हो रहा था पर सेकेंड, वो क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? क्यों डिक्रीज कर रहा है?
सो ये जो स्कैपिंग हो रहा है पार्टिकल्स, उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी क्या होगा, इंटरफेयर करेगा। इनिशियल में हमारे पास क्या था, सिर्फ एक्से ही था, तो एक्से है तो जितने पार्टिकल्स स्केप कर रहे थे, जो सरफेस को स्कैप कर रहे हैं, सरफेस को छोड़ रहे हैं, वही पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल किसके होगा, वेपर प्रेशर के लिए। इनिशियल तो सारे पार्टिकल्स किसके हैं, सॉल्वेंट के हैं, और जो सॉल्वेंट, तो यहाँ पे सारे एरिया किसका कवर हो रहा है, सॉल्वेंट का कवर हो रहा है। बट जैसे ही इसमें कोई सॉल्यूट ऐड किया, अब जो वेपर फेज में जा रहा है, यहाँ से लिक्विड फेज के जो पार्टिकल्स होता है स्कैप कर रहा है, जो वेपर फेज में जा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स का पार्टिसिपेशन किसका होगा, सॉल्यूट का भी। समझ में आ रहा है ना। तो जब भी कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं या वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट स्कैपिंग जो है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। यही फिनोमेनन हम किसके लिए लगा सकते हैं, अगर प्योर सॉल्यूट ले, तो प्योर सॉल्यूट ले रहे हैं या प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं, और उसमें अगर कोई सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेकेंड जो स्केपिंग है उसकी रेशियो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इसी डिक्रीज की वजह से क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सिंपल। तो इसको इस फॉर्म में समझते हैं। तो जैसे ही हमने हमारे पास XA इक्वल टू 1 था, XA इक्वल टू 1 था, XB इक्वल टू 0 था, तो ये क्या है, प्योर फॉर्म का है, ये क्या है, प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म है, ठीक है, ये प्योर फॉर्म है। XA इक्वल टू 1 और XB इक्वल टू 0 क्या है, प्योर फॉर्म है। प्योर फॉर्म किसका, सॉल्वेंट का। एंड XB इक्वल टू 1 एंड XA इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्यूट है, प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्यूट है। हो क्या रहा है, यहां पे अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, किसके बीच, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट वर्सेस किसका, मोल फ्रैक्शन का। तो जब हमारा इनिशियल टाइम था, दैट इज द t इक्वल टू 0 वाला टाइम, जब हम जस्ट स्टार्ट ही किए थे, तो उस टाइम हमारे पास क्या था, सिर्फ XA इक्वल टू 1 था, XB इक्वल टू, तो ये प्योर फॉर्म वाला था, प्योर सॉल्वेंट था। अब जैसे यहाँ इस पे जब प्योर सॉल्वेंट था, तो हमारा वेपर प्रेशर क्या था, मैक्सिमम वेपर प्रेशर क्या था, P नॉट A की वैल्यूज थी, क्योंकि इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है उसमें सारा पार्टिसिपेशन किसका है, नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का ही है, नंबर ऑफ सॉल्वेंट ही है, सारा पार्टिसिपेंट सॉल्वेंट का ही है। बट जैसे जैसे इधर हम जा रहे हैं, तो जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं, तो XB अपना रोल क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है। जैसे जैसे आ रहा है तो XB की वैल्यूज इंक्रीज करते जा रहे हैं, और जैसे जैसे XB की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, तो XA हमारा क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे हो सकता है XB इक्वल टू 1 हो और XA इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्योर सॉल्यूट हो जाएगा, प्योर सॉल्यूट फॉर्म हो जाएगा। इस पॉइंट पे अगर देखें, तो इस पॉइंट पे हमारा जो ये P नॉट A की वैल्यू जो होगा वो क्या है, डिक्रीज करके कहाँ पे चला जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, उस वेपर प्रेशर में कौन सा पार्टिकल्स का इंपॉर्टेंट रोल है, सिर्फ ओनली सॉलिड पार्टिकल्स का। इस पे इस टाइम जो स्कैप हो रहा है, उस स्कैपिंग पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा किसका रोल है, मैक्सिमम क्या, ऑल कंप्लीटली किसका रोल है, सॉलिड पार्टिकल्स का। लेकिन XA इक्वल टू 1 और XB इक्वल टू 1 इस फ्रेम में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टाइम ड्यूरेशन में क्या है, कुछ ना कुछ क्या होगा, सॉलिड भी होगा और कुछ ना कुछ सॉल्वेंट भी पार्टिकल्स होगा। तो इस टाइम ड्यूरेशन में देखिए, अगर t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू सर्टेन टाइम के बीच जहाँ पे मैक्सिमम हो, तो इस ड्यूरेशन में दोनों वैल्यूज आ जाएगा, किसकी वजह से भी, P A भी आएगा और P B भी रोल प्ले करेगा, PA प्लस PB। तो अगर PT की बात करें, तो P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA प्लस PB,
क्योंकि कुछ ना कुछ फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स किसका होगा, सॉल्यूट का भी होगा, और कुछ ना कुछ फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स सॉल्वेंट का होगा। तो फ्रैक्शनल पार्टिकल्स जो होता है उसी को तो मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। जो फ्रैक्शन पार्टिकल्स होता है सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्वेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स, उसी को तो फ्रैक्शनल बोलते हैं। तो यहाँ से अभी क्या लिख सकते हैं, पी ए को लिख देंगे पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यही तो हो जाएगा पी टोटल। समझ में आना। तो एनसीईआरटी में जो ग्राफ दिया हुआ है तो उसका मीनिंग क्या है, यही है। उसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, पी नॉट ई के वैल्यू के कंपेयर में पी नॉट वी की जो वैल्यूज़ दिया हुआ है उसका थोड़ा सा वैल्यू जो है लोअर डिप करके दिया गया है। उसमें क्यों दिया गया है, जैसे मान के चलो ग्राफ को एनालिसिस जब करोगे तो देखोगे, एनालिसिस जब ग्राफ को करते हैं तो क्या देखते हैं, कुछ इस तरह से एग्जैक्ट ग्राफ आ रहा है। सो यहाँ पे वैल्यूज क्या दे रखा है, पी नॉट ए दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा लोअर डिप करके पी नॉट बी दे रखा है, और कुछ इसी तरीके से इंटरसेप्ट कर रहा है ग्राफ। ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, एक्स ए इक्वल टू और एक्स बी इक्वल टू, ये पॉइंट कौन सा कहलाएगा, एक्स बी इक्वल टू 1 और एक्स ए इक्वल टू 0। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे तो कुछ ना कुछ वैल्यूज दोनों आएगा, और यहाँ पे देखोगे यही पी टोटल का है, यही तो हमारा क्या है, पी टोटल है। ये पी टोटल का ग्राफ है, ये पी ए का हो गया और ये पी बी का हो गया, यही तो ग्राफ है। तो ये लोअर डिप देने का मतलब क्या है, so, किसी भी सॉल्यूशन में हमेशा मेजॉरिटी फॉर्म में क्या होता है, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट का अमाउंट हमेशा कम ही होता है, इस वजह से थोड़ा सा लोअर डिप करके दिया होगा, अदरवाइज कोई सिग्निफिकेंस इसका नहीं है। तो पी टोटल यहाँ पे आ जाएगा। तो पी टोटल इक्वल टू सिंपल क्या लिखेंगे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो समझ में आया। सो इंडिविजुअल जो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है आफ्टर एडिशन ऑफ वोलेटाइल एज वेल एज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो सॉल्वेंट का है, जो पार्टिसिपेट कर रहा था इनिशियल जब प्योर था, उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैप हो रहा था। जैसे जैसे उसमें सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो स्केपिंग है वो उसकी वैल्यूज क्या होगा, धीरे धीरे कम होती जाएगी। इस वजह से पी और पी बी टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये पी ए और पी बी जो है टाइम के फ्रेम के क्रॉसपॉन्डिंग डिक्रीज करेगा। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग क्या है, अगर पी ए डिक्रीज कर रहा है तो पी बी की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, इंक्रीज करेगी। अगर पी टोटल के रिस्पेक्ट में बात करें तो पी टोटल का जो वैल्यूज है वो ऑलमोस्ट देख रहा है कि स्ट्रेट लाइन आ रहा है, थोड़ा लोअर डिप है बट ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। क्लियर है। अब इसमें कभी किसी कोई एक क्वांटिटी नहीं दिया रहता, जैसे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक्स फॉर्म में, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। तो एक्स ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो एक अलग स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो यही रॉल्ड्स लॉ का डिस्कशन था। तो रॉल्ड्स लॉ में क्या ध्यान से सुनना है, सो कोई प्योर सॉल्वेंट दिया हुआ है तो उस टाइम जो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो सारा जो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, मैक्सिमम की कंप्लीटली जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स की वजह से हो रहा है। इसीलिए वहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है, यूनिटी। जैसे ही मोल फ्रैक्शन यूनिटी हुआ तो पी टोटल जो है सिर्फ पी नॉट के ए के इक्वल हो जाता है, एक्स बी की वैल्यू 0 होगा। बट अगर उसी में कुछ ना कुछ सॉलिड पार्टिकल्स एडिशन करते हैं तो वैल्यूज क्या होता है, एक फैक्टर के साथ डिक्रीज होता है। तो ये रॉल्ड्स लॉ का डिस्कशन जो था वो लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए था। कभी कभी रॉल्ड्स लॉ वेपर फेज में भी पूछता है, तो वेपर फेज में रॉल्ड्स लॉ हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं रॉल्ड्स लॉ इन वेपर फेज। रॉल्ड्स लॉ इन वेपर फेज कॉम्पोजिशन। वेपर फेज कॉम्पोजिशन जब हमें दे आ रहेगा, कैसे पता चला वेपर फेज कॉम्पोजिशन है, तो जो सॉलिड और सॉल्वेंट दिया वो दोनों क्या होना चाहिए, गैसेस फेज में होना चाहिए। तो वहाँ पे वेपर फेज कॉम्पोजिशन कैसे पता करेंगे, तो वेपर फेज कॉम्पोजिशन का करने का क्या मीनिंग है, सिंपल। तो वहाँ पे जो पी ए निकालते थे वो क्या निकालते थे, और पी बी भी निकालते थे। तो वहाँ पे जो हम पीछे पढ़े थे, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। बट वेपर फेज जब रहेगा, वेपर फेज कंपोजिशन लगाएगा तो वहाँ पे डाल्टन्स लॉ का
डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगेगा। पिछले लेक्चर्स में हम बात किए थे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या करता था, तो किसी भी सिस्टम पे पी टोटल कितना लग रहा है उस पी टोटल के क्रॉसपॉन्डिंग जो ये मोल फ्रैक्शन होता है, तो अब मान के चलो पी ए को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पी टोटल, टोटल मतलब पी टोटल इंटू एक्स से। पी टोटल कैसे निकालेंगे, पीछे वाले से भी निकाल सकते हैं पी टोटल, पी ए इंटू एक्स ए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो पी टोटल, जैसे कभी कभी क्वेश्चन क्या कहते हैं लिक्विड फेज और वेपर फेज को दोनों को कनेक्ट करके पूछता है, तो लिक्विड फेज में क्या करोगे, पहले लिक्विड फेज के कैलकुलेशन से क्या करोगे, लिक्विड फेज के कैलकुलेशन से फ्रॉम लिक्विड फेज से क्या निकाल लोगे, पी टोटल की वैल्यू निकल जाएगा। स्टेप 01 में पहले क्या करना है, पी टोटल फाइंड आउट कर लेना है। जैसे ही पी टोटल आया तो अब देख लो मोल फ्रैक्शन कितना है, तो जैसे ही पी टोटल को मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या वैल्यू क्या आ जाएगा, पी ए। और ये पी ए कौन सा होगा, वेपर फेज का पी ए होगा। उसी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस का वेपर फेज में जो कंपोजिशन होगा उसका पी ए आएगा। तो स्टेप 01 में पी टी निकाल के उसके बाद पी टी को सिंपल क्या करना है, अगर पी ए निकालना है तो पी ए को क्या करना है, पी टी से मल्टीप्लाई करके हम पी एन पी बी की वैल्यूज क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिंपल, अगर रॉल्ड्स लॉ वेपर फेज में डील करना है तो उसका जनरलाइज्ड मीनिंग क्या होगा, तो जितने भी कंपोनेंट है जैसे सपोज इट आयत कंपोनेंट है, अगर नंबर ऑफ आई कंपोनेंट है तो सिंपल क्या करना है, पी टोटल मल्टीप्लाई बाय आयत कंपोनेंट। अगर 1 है तो P1 के क्रॉसपॉन्डिंग क्या कर दोगे, P टोटल मल्टीप्लाई बाय X1 सो ऑन करते जाओगे। Pn है तो P टोटल मल्टीप्लाई बाय X1। तो क्या कंक्लूजन निकला, सो जब भी रॉल्ड्स लॉ इन वेपर फेज डील करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बट रॉल्ड्स लॉ इन लिक्विड फेज डील करेंगे तो सिंपल जो है पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेपर प्रेशर के क्रॉसपॉन्डिंग देखेंगे तो पी ए इक्वल टू, तो ये हमारा वेपर फेज के रिलेटेड हो गया। ये डिस्कशन अभी क्या है, वेपर फेज के रिलेटेड, पी टोटल इंटू एक्सएन, ये ऑलरेडी हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में पढ़ लिए थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो रॉल्ड्स लॉ और रॉल्ड्स लॉ वर्सेस हेनरी लॉ का क्वेश्चन है, रॉल्ड्स लॉ वर्सेस हेनरी लॉ का क्वेश्चन। ये दोनों का कंप्लीट जो है ना एनालिसिस है, दोनों का कंप्लीट जो है ना एनालिसिस है, कंपैरिजन है। सो क्या है ये रॉल्ड्स लॉ में हमने क्या देखा, सिंपल पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, एंड क्या देखा, पी बी इक्वल टू क्या देखा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और हेनरी लॉ में क्या देखा, पी इक्वल टू की एच इंटू एक्स, सिंपल। अब दोनों को ध्यान से कंपेयर, कभी कभी एक स्टेटमेंट दिया जाता है, सो रॉल्ड्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ये रॉल्ड्स लॉ जो है वो कोई नया लॉ नहीं है, वो हेनरी लॉ का एक स्पेशलाइज्ड वर्जन है। किस सेंस में बोला जाता है, तो P इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ये के एच जो है वो डिपेंड करता था नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, किस तरह का सॉल्वेंट तुम सेलेक्ट कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता था। अब जब सॉल्वेंट को तुम फिक्स कर दोगे तो तुम्हारा यही वैल्यूज तो फिक्स हो जाएगा ना। तो एक स्पेशलाइज्ड पी नॉट ए क्या है, इनिशियल वेपर प्रेशर ही है, और वो वेपर प्रेशर किस रेस्पेक्ट में, सॉल्वेंट या सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में। अगर उस वैल्यूज को हमने फिक्स कर दिया, जैसे वाटर है, वाटर के लिए क्या होगा, पी नॉट ए की वैल्यू फिक्स है तो के एच की वैल्यू भी क्या होगा। तो यहाँ पे के एच के जगह पे हम डिफरेंट टाइप्स के क्या यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता ही है किस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट को अगर हमने फिक्स कर दिया, जैसे पी नॉट ए में हमने क्या कर दिया, सॉल्वेंट को हमने फिक्स कर दिया। जब तक सॉल्वेंट को फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम इनिशियल वेपर प्रेशर कैसे निकाल पाएंगे। तो जैसे ही सॉल्वेंट को फिक्स किया तो के एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो के एच की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। फिर से हमने क्या किया, सॉल्वेंट को चेंज कर दिया तो के एच फिर से चेंज हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के लिए वैल्यूज आ जाएगा। तो ये दोनों को कंपैरिजन एनालिसिस करोगे तो ऑलमोस्ट देखोगे रॉल्ड्स लॉ जो है एक तरह का सबसेट है किसका, हेनरी लॉ का। इसीलिए बोल जाता है सो रॉल्ड्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, नथिंग।
इसको जो है कंपैरिजन एनालिसिस करोगे तो यही है। तो रॉल्स लॉ का एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब तुमने पी नॉट ए और पी नॉट बी की एक न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू तभी सब्स्टिट्यूट कर पाओगे ना जब सॉल्वेंट को तुम फिक्स ले पाओगे, और जैसे ही सॉल्वेंट को तुमने फिक्स लिया तो यही केस को तो हेनरी ने डील किया था। तो ये एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए वैलिड है पी नॉट ए, और पी नॉट ए पी नॉट बी जब डिसाइड करते हैं तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करता है, ये दोनों लॉ का वैलिडेशन का वहां पे है टेम्परेचर, या तो हमें एसटीपी वाला कंडीशन देगा या एनटीपी वाला देगा। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हम इस कंडीशंस को अप्लाई करके चलेंगे, क्योंकि अगर नहीं देगा तो वेपर प्रेशर को हम डिफाइन नहीं कर सकते, केएच को भी डिफाइन नहीं कर सकते। देखोगे बुक्स में केएच की वैल्यूज टेम्परेचर के साथ क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो ये दोनों के साथ ये कंडीशंस को जरूर अप्लाई करो, अदरवाइज जो सिंपल स्टेटमेंट क्या याद रखना है, रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो ये डिस्कशन था थोड़ा सा रॉल्स लॉ का इन ए लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, और कौन सा वेपर फेज कंपोजिशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एज वेल वेपर फेज कंपोजिशन। तो रॉल्स लॉ का लिक्विड फेज में यही होगा, और वेपर फेज में हम उसको डाल्टन्स लॉ से रिलेट कर लेंगे। कभी कभी लिक्विड वर्सेस वेपर दोनों आ जाएगा, तो लिक्विड वेपर वर्सेस लिक्विड विद वेपर। तो क्या करता है, लिक्विड के डाटा, लिक्विड के पीटी को कहाँ यूज कर लेता है, वेपर में, और तब जाके पी टोटल इंटू एक्स ए करना पड़ेगा। अब कहेगा पीए यहां से आ जाता है, पीबी यहां से आ जाता है, तो वो पीए और पीबी जो लिक्विड में आया हुआ है वो लिक्विड का पीए और पीबी कौन सा है, ये लिक्विड फेज का है, और हमें पूछ रहा है वेपर फेज का कंपोजिशन। तो इस पीए प्लस पीबी को ऐड ऑन करो, पी टोटल निकालो, और उस पी टोटल को फिर से एक्स ए के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके, तब जाके हमें निकल पाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से रॉल्स लॉ का जो है हम डिस्कशन करते हैं लिक्विड लिक्विड एज वेल एज वेपर फेज में, ठीक है। अब इसमें एक और देखोगे तो वेपर फेज का जो है वेपर प्रेशर जो है वेपर प्रेशर जो है वो हमें दिया हुआ है सॉलिड एंड लिक्विड का। एक और जब डिस्कशन करोगे तो इसमें जो है वेपर फेज दे रखता है, सॉल्यूशन ऑफ वेपर प्रेशर एक टॉपिक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिबिलिटी के टाइम में भी हम दो तरह के सॉल्यूशन पढ़े थे, एक गैस इन लिक्विड है, एक सॉलिड इन लिक्विड। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस का निकालने के लिए अगर इसको निकाले तो फिर उसी तरीके से, तो P इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, P टोटल इंटू एक्स आई। P इनिशियल नहीं है, ये P ith है। तो मान के चलो P1 निकाल रहे हो तो P टोटल इंटू x1, P2 निकाल रहे हो तो P टोटल इंटू x2। लेकिन इस टॉपिक्स को थ्योरेटिकली अगर समझाया जाए तो सेम सिग्निफिकेंस लिक्विड लिक्विड की तरह ही है। तो जब प्योर लिक्विड था तो 100% जो वेपर प्रेशर आ रहा था, वेपर प्रेशर ड्यू टू नंबर ऑफ कौन सा पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की वजह से, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की वजह से। प्योर लिक्विड कौन सा है, सॉल्वेंट का है, तो वो एक्स ए इक्वल टू 1 है, एक्स बी इक्वल टू 0 है। अब जैसे जैसे मान के चलो कोई प्योर लिक्विड था तो लिक्विड हमारा एक तरह से सॉल्वेंट था, तो उसमें जो वेपर प्रेशर आ रहा है सिर्फ किसके वजह से आ रहा है, सॉल्वेंट के वजह से। इस केस में क्या लिखेंगे, पी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट, ये सिंपल। एक्स ए की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल। लेकिन तो हो क्या रहा है, जब पार्टिकल्स जैसे पार्टिकल्स जो होगा अपने एरिया को लिक्विड फेज को लीव करेगा, तो यहाँ पे जितने सरफेस एरिया कवर्ड होगा वो किसके द्वारा कवर होगा, सिर्फ प्योर लिक्विड के द्वारा, प्योर सॉल्वेंट पार्टिकल्स के द्वारा। सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही वहाँ पे सरफेस एरिया को कवर करेंगे, और यही सॉल्वेंट पार्टिकल्स धीरे धीरे क्या करेगा, एस्केप करके ऊपर जाएगा, और एस्केप करके ऊपर जैसे जाएगा तो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होगा लिक्विड और वेपर फेज के बाद, उसके बाद एक जैसे ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होगा तो क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होने के बाद एक वेपर प्रेशर को क्रिएट करेगा। बट जैसे जैसे उसमें सॉलिड पार्टिकल्स ऐड ऑन करते जाओगे तो अब जब नंबर ऑफ एस्केप पार्टिकल्स जो है किसका, सॉल्वेंट का, वो धीरे धीरे वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करते जाएगा। तो जैसे ही डिक्रीज करते जाएगा तो वेपर प्रेशर हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में जो लिया था वो वेपर प्रेशर क्या होगा,
डिक्रीज होगा। तो इसका थ्योरेटिकली सिग्निफिकेंस यही है। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है सॉलिड इन लिक्विड्स में, सो प्योर लिक्विड्स में जितने पार्टिकल्स स्कैप हो रहे थे लिक्विड टू वेपर फेज, वो जैसे ही सॉलिड को हम ऐड ऑन करेंगे तो वो धीरे धीरे वैल्यूज क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। और जितना ही सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा होगा उतना ही सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम होगा। वो जो ऑलरेडी पीछे का जो डिस्कशन है उस डिस्कशन को कैरी ऑन हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसी सिग्निफिकेंस पे रॉल्स लॉ जो आया, इसी सिग्निफिकेंस पे ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ, on the basis of रॉल्स लॉ के बेसिस पे हमने सॉल्यूशंस को दो पार्ट में कैटेगराइज किया। कौन सा सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो सॉल्यूशन ले रहे हैं वो रॉल्स लॉ लिक्विड भी और वेपर फेज में है, तो लिक्विड का ही वेपर फेज कंपोजिशन हमने पढ़ा है। तो वही लिक्विड वेपर फेज में चला जाए तो फिर उसका कंपोजिशन क्या होगा। तो इस सॉल्यूशन को किस में कैटेगराइज किए हैं, एक आइडियल में, आइडियल सॉल्यूशन, और एक क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो एक आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब इसमें सिंपल मीनिंग दे दिया, आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता हो और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता हो। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी आगे जाके क्या है, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक क्या है, निगेटिव डेविएशन। तो इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन उस टॉपिक्स को पढ़ने, आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले 5 मिनट्स हम इस पे 5 मिनट्स इस पे लगाते हैं। तो किस किस टाइप का इंटरेक्शन सॉल्यूशन में पॉसिबल है। जैसे कोई सॉल्यूशन अगर मुझे दिया है तो इंटरेक्शन किस किस के बीच होता है, सॉल्यूशंस में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। तो सॉल्यूशंस में अगर कोई हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ है तो सॉल्यूशंस जब भी हम बात करेंगे तो किस सॉल्यूशंस की बात करें, बाइनरी सॉल्यूशंस का। A+B, A सॉल्वेंट है और B क्या है, सॉल्यूट है। तो अगर इंटरेक्शंस की बात करें तो 3 टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आएगा, 3 टाइप ऑफ इंटरेक्शन आएगा कि नहीं आएगा। अब इंटरेक्शन होता क्या है, एक पार्टिकल्स का दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट होना। अब वो इंटरेक्शन में दोनों फोर्स आएगा, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, दोनों तरह का इंटरेक्शन हो सकता है। अट्रैक्टिव एज वेल रिपल्सिव का क्या मतलब होता है, जैसे मान के चलो कोई पार्टिकल से, वो तो एटम से बना होगा ना, ये भी पार्टिकल से एटम से बना होगा, तो न्यूक्लियस के बीच का जो होगा वो रिपल्सन बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना। और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। इधर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये भी तो क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस, और इसी के वाइस वर्सा इधर में। तो हमें दोनों टाइप का इंटरेक्शन मिलेगा, अट्रैक्टिव वर्सेस रिपल्सिव, दोनों तरह का इंटरेक्शंस मिलेगा। अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, दोनों तरह का इंटरेक्शंस मिलेगा। तो इसी इंटरेक्शंस के बेसिस पे दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हमने मिक्स किया, उससे जो सॉल्यूशन मिला वो सॉल्यूशन कितना स्टेबल है या कितना अनस्टेबल है। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला, मान के चलो सॉल्यूट को हमने ऐड ऑन किया, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट डाला, और मान के चलो जो सॉल्यूशन मिला ये हाईली अनस्टेबल है। तो हाईली अनस्टेबल है, कैसे पता चलेगा, इसके बीच का इंटरेक्शन ऑलमोस्ट क्या होगा, टेंस टू 0 है। इसके बीच को जब मिक्स किए सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो उसमें कुछ इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। तो इंटरेक्शन नहीं हुआ तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। बट अगर इंटरेक्शंस काफ़ी अच्छा हो, जैसे पोलर है, तो पोलर का इंटरेक्शंस काफ़ी अच्छा होगा, नॉन पोलर का इंटरेक्शंस अच्छा होगा, बट पोलर नॉन पोलर का इंटरेक्शंस नहीं अच्छा हो। तो किस तरह का इंटरेक्शन है, उसी इंटरेक्शंस को अभी थोड़ा सा 5 मिनट में देखते हैं। तो कितने टाइप्स के इंटरेक्शंस पॉसिबल होगा, ध्यान से देखो। मतलब कितने केस बन सकता है। तो मान के चलो फर्स्ट केस जो तब बनेगा जब हमारा एक क्या होगा, नॉन पोलर। अब पोलर नॉन पोलर सब्सटेंस पता है क्या होता है, कैसे पता चलेगा जो पोलर है या नॉन पोलर है। तो सिंपल है, एक इलेक्ट्रोलाइट में डाल दो, अगर आयोनाइज कर जाए, अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा,
पोलर, जो नहीं होगा वो नॉन पोलर। लेकिन भाई फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसे सब्सटेंस जिसके सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड कर रहा है, सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है, एक फिजिक्स में आता है वर्ड सेंटर ऑफ मास, जिसके सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड कर रहा है तो वो क्या होगा, नॉन पोलर। जिसमें कॉन्साइड नहीं कर रहा है, वो कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास आ रहा है। सेंटर ऑफ मास किसका, पॉजिटिव और निगेटिव का। हर एक पार्टिकल्स एटम से बना है और एटम्स में क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास निगेटिव के सेंटर ऑफ मास को कॉन्साइड कर रहा है, तब तो वो किस कैटेगरी में चल जाएगा, नॉन पोलर। बट अगर कॉन्साइड नहीं कर रहा है तो या तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा या पार्शियल निगेटिव होगा। मान के चलो अगर कोई पार्टिकल्स यहाँ पे और इसमें जो पॉजिटिव है और इसके कारण जो निगेटिव है, उस दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सपोज इट कॉन्साइड किया, यानी कि पॉजिटिव वर्सेस निगेटिव का जो COM था वो क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। तो जैसे ही कॉन्साइड करा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। कॉन्साइड को अगर समझना है तो सिंपल समझ सकते हो, पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। अब जरूरी नहीं है न्यूट्रल सब्सटेंस नॉन पोलर ही होगा, कोई ऐसी थ्योरी नहीं है। बट ये थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ोगे जब पोलराइजेशन का एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टेट्स के अंदर, तो उसको और अच्छी तरीके से समझ जाओगे। अभी नॉन पोलर को सिंपल जो अपने आयंस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है उसको हम नॉन पोलर कहेंगे। जैसे एग्जांपल्स में कुछ बताओ नॉन पोलर, जितने गैसेस सब्सटेंस है, क्या गैसेस सब्सटेंस, गैसेस सब्सटेंस जैसे कौन सा, मॉलिक्यूलर गैसेस सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 गैस हो गया, ये सारे गैसेस सब्सटेंस क्या है, ये नॉन पोलर है। क्योंकि इसके दो एटम्स आपस में क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है, Cl के ऊपर Cl ही है, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल कॉन्साइड कर रहा है, जिसकी वजह से इसको क्या कर रहे हैं, नॉन पोलर की कैटेगरी में आ रहा है। समझ पा रहे हैं। ऑर्गेनिक में देखोगे तो ऑल एल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन समझते हो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाएगा, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो ये क्या होगा, आपस में कॉन्साइड करेगा, ये हो सकता है नॉन पोलर। तो देखो जब नॉन पोलर का इंटरेक्शंस होगा तो अच्छा इंटरेक्शंस होगा। बट नॉन पोलर समझ में आया, नॉन पोलर कौन कौन सा होगा। तीसरा केस क्या बनेगा, पोलर प्लस नॉन पोलर का। दूसरा केस, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, पोलर प्लस नॉन पोलर का। तो जब नॉन पोलर इंटरेक्शंस होता है तो याद रखोगे यहां पे जो इंटरेक्शंस काम करेगा वो उसको क्या बोलेंगे, वंडर वॉल। कौन सा, वंडर वॉल, या इसी को लंदन फोर्स बोलते हैं, लंदन डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं। किसके बीच, नॉन पोलर के बीच। बट जब पोलर नॉन पोलर के बीच काम करेगा तो इसको बोलेंगे डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। इसका क्या मतलब हुआ, तो आगे एक पोलर है तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ डेल्टा निगेटिव भी होगा और डेल्टा पॉजिटिव। और यहां पे है तो इसका क्या है, डेल्टा निगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव क्या आ रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। तो अब ये इसी की वजह से ये क्या है, नॉन पोलर है। अब ये क्या करेगा, पोलर जो इसके निगेटिव है इसको क्या करेगा, इधर कुछ ना कुछ क्या करेगा, पॉजिटिव क्रिएट कर देगा और अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर देगा। तो एक नॉन पोलर के प्रेजेंस के वजह से क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। पोलर के अंदर पॉजिटिव भी और निगेटिव है, इसीलिए इसको कहते हैं डाइपोल। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा, जितना कैटायन होता है उतना ही एनायन होता है। इसी वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, डाइपोल। अब इस डाइपोल ने सामने वाले नॉन पोलर जिसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड कर रहा था। इसके इफेक्ट की वजह से मान के चलो यहाँ पे निगेटिव है तो फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है, निगेटिव की वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो दूर पे क्या चला जाएगा, निगेटिव। तो ये पोलर के वजह से, पोलर के इंडक्शन की वजह से ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल बन गया। समझ रहे ना, ये इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या है। तो जब तक ये पोलर का एग्जिस्टेंस है तभी तक ये क्रिएट रहेगा, जब तक ये पोलर सब्सटेंसेस के पास है तभी तक ये नॉन पोलर इंड्यूस्ड डाइपोल की तरह ट्रीट होगा। जैसे ही इसको रिमूव कर दिया फिर से ये क्या होगा, नॉन पोलर बन जाएगा। तो पोलर नॉन पोलर के बीच कौन सा इंड्यूस्ड रहेगा, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस।
तो पोलर नॉन पोलर के बीच कौन सा इंटरेक्शन होगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन नंबर 2 हुआ। एक इंटरेक्शन नंबर नेक्स्ट करते हैं। तो कौन कौन सा? पोलर नॉन पोलर हो गया, पोलर नॉन पोलर हो गया। अब तीसरा टाइप का जो इंटरेक्शंस है उसको ध्यान से देखते हैं। थर्ड टाइप का जो इंटरेक्शंस है उसको कहते हैं हम पोलर प्लस पोलर। तो पोलर प्लस पोलर में कोई डाउट ही नहीं है। पोलर किस तरह का ट्रीट होगा? डाइपोल की तरह। क्यों डाइपोल की तरह? कि जितना कैटायन उतना एनायन, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये भी पोलर किस तरह का? डाइपोल की तरह। तो आपस में जो इंटरेक्शन होगा उसको क्या कहेंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। क्या कहेंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये इंटरेक्शन नंबर 3 हुआ कि नहीं हुआ? आप पूछेगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन से विच इज मोर इफेक्टिव? तो कंफर्म बात है ना, पोलर पोलर वाला जो होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर पोलर पोलर से बस टाइम्स पता ही है, पोलर नॉन पोलर से क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जब ज़्यादा स्टेबल है तो हमें पता है ना, डी डी इंटरेक्शन जो है वो डी आई इंटरेक्शन से क्या है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन से क्या है? बड़ा है। होगा भी सेम नेचर में क्या होता है? इफेक्टिवली होता है। तो ये इंटरेक्शन नंबर कौन सा है? 3 है। कौन कौन सा हुआ? नॉन पोलर के बीच वंडरवॉल या लंदन फोर्स। उसका पोलर नॉन पोलर के बीच डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। पोलर पोलर के बीच डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। अब इंटरेक्शंस नंबर 4 जो कि लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के इंटरेक्शंस को याद रखोगे तो ऑर्गेनिक में भी काफ़ी यूजफुल रहेगा। समझ में आ रहा है ना? ये इंटरेक्शंस को बिल्कुल याद रखना है। ऑर्गेनिक में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। नेक्स्ट है एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th में पढ़ाया जाता है थोड़ा सा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल टाइप का बॉन्डिंग है और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के फॉर्म में दिया जाता है। अगर पूछा जाए सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन किसके साथ? 3 एलिमेंट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जब भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से कोई एक हाइड्रोजन के साथ लिंक करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे नाइट्रोजन H के साथ करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ऑक्सीजन H के साथ करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फ्लोरीन H के साथ, जैसे ऑक्सीजन H के साथ कर रहा है तो H2O में देख लो, H2O में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? NH के साथ कर रहा है तो NH3 में देख लो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। HF के साथ करेगा तो HF में देख लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। समझ में आ रहा है ना? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन है। कोई पूछेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ अगर कभी बॉन्डिंग दिख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, अब सबसे ज्यादा कोई पूछेगा कौन सा बॉन्डिंग इफेक्टिव होगा, तो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसके साथ जो बॉन्डिंग होगा वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव बॉन्डिंग होगा। समझ में आ रहा है ना? एक और इसमें केस आता है। तो कितने टाइप का इंटरेक्शंस हुआ? 4 टाइप्स का, 4 टाइप्स का इंटरेक्शन। इसमें एक चीज और आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आता है एक इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक क्या आता है? इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बारे में वैसे डिटेल में और आगे हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे बात करने वाले हैं, पर थोड़ा सा देख लो। इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मान के चलो वाटर के साथ इंटरेक्शंस हो रहा है, तो सेम का सेम के साथ जब होता है इंटरेक्शन तो क्या बोलते हैं? इंट्रा। जैसे कोई क्रिकेट मैच होता है, एक होता है इंटर कॉलेज क्रिकेट मैच, तो एक कॉलेज का किसी अनदर कॉलेज के साथ जो मैच है। बट एक होता है इंट्रा कॉलेज मैच, तो एक ही कॉलेज में बहुत सारे टीम्स होते हैं, तो 2 टीम्स का आपस में जब मैच हो रहा है अंडर कॉलेज तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा कॉलेज। और जब 2 डिफरेंट, जैसे एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज के साथ हो रहा है तो उसको इंटर बोल रहे हैं। सेम यहां पे भी थिंकिंग है। 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का जो इंटरेक्शंस होगा, मॉलिक्यूल्स विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उस टाइप के इंटरेक्शंस को क्या बोलेंगे? इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर सेम मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शंस होगा, टू सेम मॉलिक्यूल्स विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो सेम और डिफरेंट में समझ में आया क्या? तो नेक्स्ट जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये इंटरेक्शन। कौन कौन सा इंटरेक्शंस? पोलर के बीच डाइपोल डाइपोल, पोलर नॉन पोलर के बीच डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, नॉन पोलर के बीच वंडरबॉल, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डील करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंटरेक्शंस। ओके, थैंक यू।